आप सबको नमस्कार। और काफ़ी दिनों बाद आज ये लाइव करने का विचार आया, क्योंकि आज का कुछ समाचार ही ऐसा है जिसके बारे में हमने भविष्य के इस पेज पर आपके लिए कुछ विशेष तथ्य रखे थे, इनफैक्ट कुछ कथन किए थे, जिसमें ये बताया था कि इज़राइल और हमास ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें अगर ये मेरा वक्तव्य था, मुझे अच्छे से याद है, कि अगर ये युद्ध कुछ समय के लिए रुकता भी है तो उसके बाद में ये और भी घना या और भी ज़्यादा मारक हो जाएगा। और अभी जस्ट एक मुझे सूचना मिली है, आपको उस ट्विटर के माध्यम से ही सूचना मिली है कि कुछ समय के लिए इस युद्ध को रोका जा सकता है। तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो किसी एक वीडियो के अंदर आपके साथ में चर्चा की गई थी कि कुछ समय के लिए ये युद्ध जो है इसे रोका जा सकता है, और अगर ये रुकता है तो उसके तुरंत बाद जब भी, एक तो ये रुकेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी ये इसका समापन हो जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो विशेषकर कुछ जो अपहरण जिन लोगों का किया गया है उनको उनका लेन देन होगा बेसिकली। तो ये जो लेन देन वाली प्रक्रिया है, इसके बाद में ये युद्ध जो है ये और भी ज़्यादा मारक और जानलेवा और बड़ी संख्या में लोगों की जान इसमें जाने की संभावना दिख रही है। समय ऑलरेडी उसी चीज़ का चल रहा है, किसी न किसी कारण से बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हुए दिखते हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान जाते हुए दिखती है। अगर पिछले आंकड़े की बात करें तो सिर्फ इस एक युद्ध में ही 12,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु अभी तक होने की संभावना या व्यक्त की गई है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 5,000 से ज़्यादा केवल बच्चों की मृत्यु हुई है। तो ये वही आंकड़े हैं जिसको लेकर हमने लगातार आपके सामने कहा है कि ये जो केतु वर्ष 2023 का है, ये मानव इतिहास का एक बहुत ही रक्त रंजित समय रहेगा। और न केवल युद्ध की वजह से, अपितु जिस प्रकार से भूकंप में भी अफगानिस्तान में, फिर टर्की में और बाकी जगहों पे भी जिस तरीके से जाने गई हैं, वो सारी चीज़ें केतु वर्ष की जो सघनता है और केतु वर्ष की जो मारकता है, और ठीक वैसे ही जैसे कहा गया था। अभी जस्ट मैं ये समाचार मुझे दिखा तो मुझे लगा कि आपके बीच में ये विषय रखना चाहिए। आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मेरा विषय वही था कि अभी जो समाचार मेरे को सुनने में आया है, तो मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने दोबारा से रखना चाहिए कि किस प्रकार ये युद्ध कुछ समय के लिए रुकेगा, और ये युद्ध कुछ समय जब रुकेगा उसके बाद जब ये दोबारा शुरू होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मारक युद्ध होने वाला है। आने वाले दिनों में हमने कहा था कि इसमें और भी देश सम्मिलित हो सकते हैं, और जिस प्रकार यमन के जो हूती आतंकवादी समूह है उसके द्वारा भी ये जो एक ब्रिटेन से, जो एक ब्रिटेन का इनफैक्ट एक जहाज बताया जाता है जो टर्की से भारत की तरफ आ रहा था, उसका भी अपहरण किया गया। और कारण उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो जहाज है ये इज़राइल का जहाज है। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक इजरायली नागरिक इस कंपनी का मालिक है, ऐसा जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से इनफैक्ट आया है। लेकिन ये जो भी कहानियां हैं, जो भी विषय हमारे सामने आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कैसे दूसरे देश भी इस युद्ध में लगभग उन्हीं तारीखों में, शायद हमने 18, 19, 20 तारीख या 17, 18 ऐसा कुछ तारीख दिया था, और ये शायद एक दिन बाद ही इस जहाज का अपहरण हुआ है।
ये परिस्थिति जो है ये बहुत ही विकृत रूप लेते जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले हमने लिखा था कि अगर आप इन इस्लामिक देशों में कहीं रहते हैं, मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है जब आपको, अगर आप इस्लामिक देशों में रहते हैं, तब आपको ये विचार शुरू कर देना चाहिए कि आप कितना जल्दी हो सके, जो भी, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आज ही आप अपना बोरिया बिस्तर या सामान समेट लें, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप भारत वापसी की कम से कम व्यवस्था बना के चलें। ये बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि आने वाले दिन इन देशों के लिए अच्छे नहीं हैं, और जिस प्रकार आउट ऑफ नोवेयर कहीं कोई कारण नहीं था और हमारे नौसैनिकों को मृत्युदंड दिया गया है, ये भी एक आपको संकेत यहाँ से आप ले सकते हैं कि कतर की मैं बात कर रहा हूँ, कि कतर किस प्रकार से ये परिस्थिति वहाँ पे बनी है। और जिन लोगों ने भी उस न्यूज़ को फॉलो किया होगा, तो शायद आप जानते होंगे कि जो कंपनी है, जिस कंपनी में हमारे नौसैनिक जो रिटायर हो चुके थे और अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो वहाँ पे कार्यरत थे, और उस कंपनी के मालिक को भी पकड़ा गया था। लेकिन चूंकि वो एक इस्लामिक देश का ही नागरिक था, इसलिए मालिक को तो छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो कर्मचारी के रूप में वहाँ कार्यरत थे उस कंपनी में, और इनका काम भी बेसिकली कतर के सैनिकों को ही ये ट्रेनिंग दे रहे थे, तो इनके साथ में ये घटना घटी है और इनको मृत्युदंड दिया गया है। निश्चित रूप से भारत सरकार इनकी वापसी की तैयारी और प्रयास कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लिख भी चुके हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में ही, यानी 31 मार्च 2024 के पहले बहुत संभावना है कि ये जो हमारे लोग हैं ये वापस भारत आ जाएं। इसकी बहुत संभावना हमें लगती है, और शायद से वो आ भी जाएंगे। लेकिन मैं इससे ऊपर की या कुछ बड़ी बात करना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार की ये घटनाएं अब घटना शुरू हुई हैं, पहले 9 भारतीय नौसैनिकों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, और उसके बाद में एक कमर्शियल जहाज जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी युद्ध से या किसी इससे, और व्यावसायिक गतिविधियों में सम्मिलित है, उसका अपहरण कर लिया जाना, ये चीज़ें जो हैं ये इन इस्लामिक देशों के लिए वो स्थिति बनाना शुरू कर चुकी हैं, जिसके बाद में इन इस्लामिक देशों के अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। और जैसा हमने पहले भी कहा है कि ये बहुत दिनों तक ये टिकेंगे नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, बहुत बड़ी संख्या में भारत के हमारे नागरिक इन देशों में कार्यरत हैं किन्हीं भी कारणों से। तो हमारा आप सभी को ये सुझाव है, और जो भी हमारे मित्रगण या जो भी हमारे भारतीय नागरिक इन देशों में कार्यरत हैं, विषय की गंभीरता को निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा समझते होंगे, क्योंकि वो वहाँ लोकल जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में जीते हैं। तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी ऐसा लगता है कि 2024 की एक तो शुरुआत ही बहुत रक्त रंजित होने वाली है। 2022 को हमने 2023 का ट्रेलर कहा था, और जो 2022 में जिस प्रकार की घटनाएं घटी थी, जिस संख्या में लोगों की जान गई थी, जिस संख्या में भूकंप आए थे, ज्वालामुखी फटे थे, 2023 में आप इसको, अभी जो 2023 की घटनाएं घट रही हैं, उसको भी आप शायद नेटवर्क में कुछ इशू समझ में आ रहा है, तो ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेरा वाईफाई आज ठीक काम नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, और आप सभी लोगों को नमस्कार। विषय था इजराइल हमास का युद्ध, और आने वाले समय में किस प्रकार से इस्लामिक देशों की स्थिति बिगड़ रही है और आगे और बिगड़ती चली जाएगी। तो मुझे नहीं पता अभी तक आप लोगों को कितना सुनने में आया है और कितना बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में ये जो इस्लामिक राष्ट्रों में जो हमारे लोग इस समय रहते हैं,
इनके लिए अब एक जिसको कह सकते हैं कि घंटी बज चुकी है। और आने वाले दिन इन राष्ट्रों के लिए, उनके खुद के लिए भी अच्छे नहीं हैं। और निश्चित रूप से अगर हमारे नागरिक वहाँ हैं तो जो परिस्थिति अभी हमने हमास के द्वारा निर्मित होते हुए देखी है कि निर्दोष लोगों को बंधक बना लेना, उनकी आड़ में खुद को बचाना, ये स्थिति कम से कम हमारे नागरिकों के साथ न बने इन फ्यूचर, भविष्य में। लेकिन जब इन पे मुसीबत आएगी तो इन लोगों का बहुत आसान तरीका है कि बच्चों, स्त्रियों और निशक्त जनों को अपनी ढाल बना लेना। ये आज से नहीं, ये हमने इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाना है, समझा है। और ये परिस्थितियां बहुत तेजी से निर्मित होंगी। तो इस चेतावनी को समझिए। जो लोग भी अगर आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण, कोई भी अगर इस प्रकार के इस्लामिक देशों में रहते हैं, मैं बिल्कुल फिर रिपीट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही उनको निकल जाना चाहिए, लेकिन तैयारी रखने में कोई बुराई नहीं है। तो इस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। बाकी तो ऐसा है कि जैसी प्रभु की इच्छा, तो प्रभु की इच्छा जो है वो सामने दिख रही है। बड़ी संख्या में लोग इस वर्ष काल कवलित हो चुके हैं। आने वाले जो भी दिन बचे हैं, इन दिनों में और ज़्यादा संख्या में जी हाँ, तो होपफुली आपके पास मेरा ये नेटवर्क पहुंच रहा होगा। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कृपया बताएं, क्योंकि ये बार बार हमारा नेटवर्क आज परेशान कर रहा है। एनीवे, मुझे लगता है कि ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद नेटवर्क इशू है यहाँ पे। ये आज का विषय था। सूचना ये मिली थी, समाचार ये मिला था कि शायद इस युद्ध में कुछ विराम की स्थिति बनेगी, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए होगा। और जब भी ये दोबारा शुरू होता है, जो बहुत जल्दी होगा, और उसके बाद में ये युद्ध और भी खतरनाक और जानलेवा होगा। बड़ी संख्या में लोग इसमें हताहत होते हुए हमें दोबारा सुनाई में आएंगे। जो लोग भी थोड़ा देर से जुड़े हैं, वो इस लाइव का जब वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा तब आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग इस प्रकार के अनशेड्यूल्ड वीडियोस में आके जुड़ पाते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और कोशिश करते हैं कि कुछ शेड्यूल के साथ काम करें, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जब कोई बहुत गंभीर विषय होता है तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आप लोगों से चर्चा की जा सकती है। लक्ष्मी जी, हर हर महादेव। राकेश मिश्रा जी, हर हर महादेव, सादर प्रणाम, नमस्कार। अच्छा है, हम भारत भूमि, जो इस पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ है और हम लोग इस धरती पर जीवित हैं, निश्चित रूप से ईश्वर की हम पर वैसे ही अनुकंपा है, कृपा है, जो हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है और उसके असर हमें दिख भी रहे हैं। सोचिए, जो लोग ये तो बहुत इरिटेटिंग है, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर कनेक्ट हो रहा है। तो एनीवे, इस विषय पर कभी दोबारा चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार मीना जी, नमस्कार सोनिया जी। नानक जी लिख रहे हैं कि सत्य वचन आपके मान्यवर। नानक जी और सभी लोगों को मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी रिसर्च के बाद में कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, कैलकुलेशंस में गलतियां होना स्वाभाविक है। कई बार कुछ दिनों का अंतर आता है, कई बार पूरी तरीके से हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत साबित होता है। और फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना अपने आप को कैलकुलेटिव रखें, जितना अपने आप को चीज़ों को
2 3 4 5 विधियों से उनका कैलकुलेशन करके फिर आपके सामने रखा जाए। ऐसे प्रयास करते हैं और ठीक है, हम अपने परफॉर्मेंस से खुद भी सेटिस्फाइड हैं और ठीक है, कंपैरेटिवली अगर खैर कंपैरिजन किसी से करना नहीं चाहिए, बट खुद से ही जब कंपेयर करते हैं तो पहले की तुलना में और अब की तुलना में ऐसा लगता है कि हमारे कुछ पद्धतियां जो हैं वो पहले से बेहतर हुई हैं और आशा है आगे और भी इसको इसी प्रकार से ठीक करते रहेंगे। योगेश जोशी जी नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही और विषय जो था वो मैं कह चुका हूँ और जो लोग भी देर से जुड़े हैं वो वीडियो को फिर दोबारा देखिएगा और जो चेतावनी हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शब्दों में देना चाह रहे हैं उसको अगर जो लोग समझ सके तो अपनी तैयारी जरूर से रखिएगा। तो अविनाश जी लिख रहे हैं आप जो बोलते हैं वो 90% होता है। अविनाश जी, ये 90% को ही आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है कि ये 90% को कैसे हम 1 2 3 4% और बढ़ा सकें। तो कोशिश चलती रहती है, प्रयास